स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया और ईयू के पर्सपेक्टिव से है। बोथ एंटिटीज के बिटवीन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डिस्कशन है जो कि 2007 के समय स्टार्ट हुआ था वो कंक्लूड है, वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्या लास्ट 20 ईयर्स के दौरान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर था। अब देखिए कि 2007 के समय नेगोशिएशन जरूर से स्टार्ट हुए थे, बट 2013-14 के समय में डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे नेगोशिएशन है उनको क्लोज है वो कर दिया गया। फिर 2020 के समय कोविड-19 का आउटब्रेक होता है, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो रीडिफाइन होता है। और आप देखिए कि रीओरिएंटेड वे के थ्रू जो डिस्कशन है उनको 2022 के समय फिर से जो स्टार्ट है वो किया। अब 2026 के समय जो डिस्कशन है वो यहाँ पे कंक्लूड है वो हुए। क्या स्टूडेंट डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड हुआ है, डेट मीन्स कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आएगा। अभी अभी आप देखिएगा एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, पहले इसका जो लीगल पर्सपेक्टिव है डॉक्यूमेंट का उसको एनालाइज है वो किया जाएगा। लीगल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे स्क्रूटनी है वो रहेगा। बाद में आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उस एग्रीमेंट को रेटिफाई करेगा, उसी के बाद में ये एग्जिस्टेंस में आएगा। यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, वहाँ पे इसका जो पार्लियामेंट है वो सिचुएटेड है। 10th क्लास का जब एनसीईआरटी को आप रीड करोगे तो वहाँ पे पावर शेयरिंग के बारे में फर्स्ट चैप्टर है, पॉलिटी का जो बुक है 10th का एनसीईआरटी का, उसी के अंदर में आप देखिए बताया गया है कि जिस तरीके से बेल्जियम में पावर शेयरिंग था, इसी वजह से यूरोपियन यूनियन का जब ये ब्लॉक सेटअप होता है 1993 के समय में, तो 2007 के समय जब इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको आप देखिए कि सेटअप किया गया, तो उस समय इसका जो पार्लियामेंट है उसको बेल्जियम के वहाँ पे ही इस्टेब्लिश है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम डील के इम्पोर्टेंस के बारे में देखें तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर ने इसको मदर ऑफ ऑल डील के रूप से डिफाइन किया है। इंडिया का जो ट्रेड है जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि यूएस ने आप देखिए कि टैरिफ को इंक्रीज करते हुए रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको लगाए हैं। यूरोपियन कंट्रीज भी हमारे ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो कि आने वाले समय में एग्जिस्टेंस में आता। लार्जर वे के थ्रू हमारा जो स्टील का जो इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट होता, तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में ये जो डील है वो ट्रेड को कंटिन्यूस यहाँ पे बूस्ट है। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें इंडिया को यहाँ पे बेनिफिट रहेगा? आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा 99.5% का जो इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर में जो टैरिफ है उसको रिड्यूस है वो किया जाएगा। 99.5% का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर में टैरिफ है वो नहीं रहेगा। इंडिया ने यहाँ पे 97.5% के आसपास का जो ट्रेड है उसको कंसेशन है वो प्रोवाइड किया। ये इंडिया के द्वारा कंसेशन है, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा कंसेशन है। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे तो हमने जो टैरिफ है उसके रिड्यूस के बारे में देखा। बोथ एंटिटीज का इम्पोर्टेंस वो क्या है? जब हम ग्लोबल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो 1/3 जो ग्लोबल ट्रेड है वो इंडिया और ईयू के बिटवीन में हुआ करता है। तो बोथ का आप देखिए कि इम्पोर्टेंस है यहाँ पे कि जो ग्लोबल ट्रेड के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंस 1/3 यहाँ पे ट्रेड है वो पास हुआ करता है। इसके अलावा आप देखिए कि यूएस ने जिस तरीके से ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें अनसर्टेनिटी को क्रिएट किया है, जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ को इंक्रीज करना, चाहे इंडिया के अगेंस्ट में टैरिफ इंक्रीज करना हो, रिसेंटली कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट में भी उन्होंने टैरिफ लगाए थे ग्रीनलैंड की वजह से, कि ग्रीनलैंड को अनेक्स करने का उनका जो प्रपोजल है जिसको सपोर्ट नहीं किया गया था ईयू कंट्रीज के द्वारा। यूएस का जो टैरिफ लगाने की वजह से हमारा जिस सेक्टर को लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट हुआ था वो आप देखिए कि टेक्सटाइल का सेक्टर है। टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उसको यहाँ पे लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट हुआ। अब उसी टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट है वो रहेगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स हैं, स्पाइसेज हैं इंडिया के। इंडिया ने अब देखिए कि जो स्टील है उसको भी यहाँ पे जो बेनिफिट है वो रहेगा। इसके अलावा हमारे जो स्किल वर्कर्स हैं, इसके अलावा जो हमारे स्किल वर्कर्स हैं यूरोपियन कंट्रीज के वहाँ पे जा सकेंगे, क्योंकि मोबिलिटी का जो एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे साइन है वो हुआ है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि कुछ पॉजिटिव हमने आउटकम यहाँ पे देखे कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की रिगार्डिंग में डायलॉग है, स्किल वर्कर्स का मोबिलिटी रहेगा, स्टील सेक्टर को इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा, टेक्सटाइल जो कि इम्पैक्ट हुआ था तो ये टेक्सटाइल का भी एक्सपोर्ट हो सकेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट हो सकेगा। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल इसका बेनिफिट क्या होगा कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो इम्पैक्ट हुआ था टैरिफ की वजह से, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखिए कि बूस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट होगा।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर हम मोबिलिटी के बारे में देखें स्किल वर्कर्स के रिगार्डिंग में, तो ये हमने न्यूजीलैंड के डील के अंदर में भी इंक्लूड किया है, वहाँ पे भी नेगोशिएशन में ये पार्ट था। ओमान के वहाँ पे जो डील हुआ है उसमें भी आप देखिए कि जो स्किल वर्कर्स का जो मोबिलिटी है उसको इंक्लूड है वो किया। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें अभी तक जो नेगोशिएशन नहीं हो सका, जो इंक्लूड है वो नहीं किया गया है? स्पेशली इंडिया, आप देखिए कि किसी भी कंट्री के साथ में जब डिस्कशन करता है तो एग्रीकल्चर और डेयरी का जो सेक्टर है वो हमारे यहाँ पे लार्जर वे के अंदर में एक सेंसिटिव इशू है, तो इंडिया उसको इंक्लूड है वो नहीं किया करता है। तो ईयू के साथ में भी हमने एग्रीकल्चर और डेयरी का जो सेक्टर है उसको इंक्लूड है वो यहाँ पे नहीं किया है। यूरोपियन कंट्रीज के लिए हमने अपना इस एरिया को ओपन है वो नहीं किया। इंडिया का कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको ईयू ने इंक्लूड नहीं किया? हमारा जो राइस है, राइस को आप देखिए कि इंक्लूड नहीं किया गया है। वैसे भी हमारा लार्जर वे के अंदर में राइस कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है? बासमती, आप देखिए बासमती जो राइस है, स्पेशली जो राइस का जो एक्सपोर्ट है उन कंट्रीज में आपको ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे जो बिरयानी बिरयानी ज़्यादा बनाई जाती है, जैसे कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वहाँ पे हमारा राइस का लार्जर वे में एक्सपोर्ट होता है। कुछ दिनों पहले आप देखिए कि हम रीड किए थे कि यूएस के कंट्री ने कहा था, यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि इंडियन जो राइस है उसके ऊपर में वो टैरिफ को इम्पोज करेंगे, क्योंकि उनका राइस है वो इंडिया में, यूएस में डंप है वो हुआ करता है। बट इंडिया यूएस को राइस ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो नहीं करता है, हमारा मोर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो मिडिल ईस्ट के कंट्री। तो राइस को यहाँ पे ओपन नहीं किया गया, इंडिया के द्वारा एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर को ओपन नहीं किया गया। जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड है वो नहीं हुए हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसका भी यहाँ पे इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था, उसका भी इंक्लूजन है वो नहीं हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है। ईयू ने इंडिया के ऊपर में एक प्रेशराइज किया है कि इंडिया यहाँ पे रसिया के साथ में, आप देखिए कि रसिया को प्रेशराइज करे, रसिया यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के रिगार्डिंग। आप देखिए कि जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है उसके अंदर में एक स्टेबिलिटी को ये प्रोवाइड करेगा, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ऐसे भी ये इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर में उसका पीसफुल यूज हो सके, उसका भी इंडिया का यहाँ पे इंक्लूजन का प्रपोजल है कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसमें भी हमारा जो ट्रेड हो सके, जो यहाँ पे पीसफुल उसका यूज हो सके न्यूक्लियर एनर्जी का, उसको भी इंक्लूड है वो किया। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था डील के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे जो स्नोफॉल है उसको बताया गया है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, एक 40 डेज का हार्श विंटर का समय होता है जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे, जिसको कि चिलई कलान के नाम से जाना करते हैं, चिलई कलान के नाम से जानते हैं। अभी जो चिल्लाई कलान है वो उसका एंडिंग समय है और उस समय स्नोफॉल हुआ है। तो बेसिकली आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है, जिस समय स्नोफॉल लार्जर वे में होना चाहिए था वो सीजन कम्प्लीटली ड्राई रहा, जो कि एप्पल का जो प्रोडक्शन है उसको भी इम्पैक्ट करता है। और अब यहाँ पे जो जो हार्श विंटर का जो समय है, जो एंडिंग सिचुएशन में है, उस समय इस तरीके का कंडीशन होना। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से भी आप देखिए कि बारिश हुआ है हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो कि कैस्पियन सी है, जो कि ब्लैक सी है, जो कि मेडिटेरियन सी है, वहाँ से मॉइस्चर को गेन करता है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को बारिश होता है विंटर के समय में, जो कि रबी का जो क्रॉप है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक आप देखिए कि वहाँ पे एवलांच का सिचुएशन भी हुआ है सोनमर्ग के वहाँ पे, कल के न्यूज़पेपर में शायद उसको कवर किया जाएगा। तो स्नो का बेसिकली वन काइंड ऑफ, आप उसको साइक्लोनिक कंडीशन बोल सकते हो कि उसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है उसको इम्पैक्ट होता है, तो एवलांच का सिचुएशन भी वहाँ पे हुआ है। एक आपको यहाँ पे एक और बेसिक पता होना चाहिए कि जब हम स्नोफॉल के बारे में रीड करते हैं, जब हम आइस के जो ग्राउंड्स के बारे में रीड करते हैं, तो आप देखिए कि सियाचिन जो ग्लेशियर का एरिया है वो हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है वर्ल्ड के अंदर में, जहाँ पे आइसी कंडीशन है, स्नो का कंडीशन है, जिसके अंदर में इंडिया और पाकिस्तान का जो फोर्सेज है उनका वहाँ पे प्रेजेंस वो हुआ करता है। पहले आप देखिए कि फोर्सेज का प्रेजेंस नहीं हुआ करता था, जब स्नोफॉल होता था तो फोर्सेज को विड्रॉल कर लिया जाता था। बट पाकिस्तान ने काफ़ी बार वहाँ पे जो मिसकंडक्ट है, जो वहाँ पे जो प्रैक्टिस हुआ करता था उसको वायलेट किया। इस वजह से कंटिन्यूस आपको सियाचिन ग्लेशियर के वहाँ पे फोर्स का जो प्रेजेंस है वो मिलेगा, जिसको कि हाईएस्ट बैटल ग्राउंड के रूप से डिफाइन है वो किया जाता है। और उसी सियाचिन ग्लेशियर के रिगार्डिंग में हमारे एक परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट है बना सिंह हैं, तो आप देखिए कि उनको परमवीर चक्र उसी सियाचिन ग्लेशियर के रिगार्डिंग ऑपरेशन राजीव के दौरान में मिला था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे अपना जो जो जवाब है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इंडिया के सिटीजन हो और आपको डायरेक्टली इलेक्टोरल रोल के अंदर में एडमिशन है वो यहाँ पे मिले, मीन्स आपको इंक्लूड किया जाए। आपको जो जो कंडीशंस हैं उनको भी फुलफिल करना होगा, जो यहाँ पे कंटिन्यूस कंडीशन है उनको फुलफिल करना होगा। आप यहाँ पे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको सबमिट करना होगा। ये इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे रिप्लाई है। यूजीसी के द्वारा आप देखिए कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग में एक जो यहाँ पे गाइडलाइंस हैं वो आई हैं, जिनको कि प्रोटेस्ट किया गया है, उनके अगेंस्ट में जो वॉइस है वो रेज हुआ है। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे यहाँ हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे लॉ हैं जिनका मिसयूज आपको मिलेगा। तो हो सकता है कि इन गाइडलाइंस का मिसयूज है वो किया जाए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर कंप्लेंट सेंटर होना चाहिए, जो जो बेसिकली कंप्लेंट है उसको यहाँ पे इंक्वायरी करे। किसी भी कंप्लेंट के बेसिस के ऊपर में डायरेक्टली जो स्टूडेंट है उसके अगेंस्ट में एक्शन है वो ना लिया जाए, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यूजीसी का जो इक्विटी रूल्स है उनके अंडर में, ये एजुकेशन मिनिस्टर का यहाँ पे स्टेटमेंट है। प्रोटेस्ट के बारे में मेंशन है, तो प्रोटेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 के अंदर में आपका ये फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, आप वर्ड्स के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे राइट टू असेंबली भी है आर्टिकल 19 के अंदर में, कि आप असेंबल हो सकते हो पीसफुल मैनर के अंदर में, आप मूवमेंट को कैरी आउट कर सकते हो। इंडिया के अंदर में कुछ एक्सेप्शन है कि आप जो रेड लाइट का एरिया है, इसके अलावा ट्राइबल्स का जो एरिया है उस एरिया में आप डायरेक्टली मूवमेंट है वो ना कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिग वर्कर्स के बारे में है, आप देखिए ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनका संख्या है वो इंक्रीज होगा। नीति आयोग का रिपोर्ट है वो बताता है कि हमारे यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो लार्जर वे के अंदर में मिलेंगे 2030 के समय में। तो आप देखिए कि कर्नाटका स्टेट के द्वारा गिग वर्कर्स का एक वेलफेयर बोर्ड को सेटअप किया गया है, जैसे कि राजस्थान के वहाँ पे कुछ ईयर बिफोर एक जो डिफरेंट गवर्नमेंट पावर में था, तो उन्होंने बेसिकली वेलफेयर के रिगार्डिंग में, गिग वर्कर्स के वेलफेयर के रिगार्डिंग में उनको इंश्योरेंस वो दिया जाए, ऐसा जो इनिशिएटिव है वो चलाया गया। तो कर्नाटका के बारे में है, रिसेंटली आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी जो लेबर कोड्स यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो लेबर कोड्स के अंदर में जो सोशल सिक्योरिटी का कोड है उसके अंदर में गिग वर्कर्स हैं उनको इंक्लूड है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो सोलार का सेक्टर है, आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 500 गीगावाट का जो नॉन फ्यूचल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी कैपेसिटी है उसको हमें डेवलप करना है 2030 तक। तो क्या स्टूडेंट्स, हमारा जो सोलार का जो सेल प्रोडक्शन है उसके अंदर में डायरेक्ट कैपिटल सपोर्ट से ही ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकेगा। डायरेक्टली आप देखिए कि कैपिटल सपोर्ट यहाँ पे एनफ नहीं है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टेंस पेज में है। कुछ ऐसे भी जो सोलार सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप देखिए कि कंटिन्यूस सप्लाई चेन है वो यहाँ पे होना चाहिए, कंटिन्यूस उनका सप्लाई होना चाहिए। हम यूएस के ऊपर में लार्जर वे में डिपेंड नहीं है, चाइना के साथ में हमारा सोलार सेल के रिगार्डिंग में जो ट्रेड है, जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगा। रुपी का जो फॉल है कंटिन्यूस, आप देखिए कि इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेटर शो करता है कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो डूइंग वेल का सिचुएशन में है, जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई है, ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, लो इन्फ्लेशन है और मॉडरेट आप देखिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है। बट उसके बाद में भी रुपी का यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल होने के बिहाइंड में क्या रीजन है? रीजन यही है कि हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड का जो आउटकम है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका लार्जर वे के अंदर में आउटकम होना चाहिए। यूएस की जो टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से, यूएस के द्वारा जिस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में टैरिफ को लगाया गया है, टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से हमारा ट्रेड का आउटकम है वो रिड्यूस हुआ है, जो ओवरऑल यहाँ पे रुपी का जो वैल्यू है उसको इम्पैक्ट करता है। क्या इसका यहाँ पे बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो होना चाहिए? सॉल्यूशन यही है कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ में डिस्कशन करे और एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो एग्जिस्टेंस में आए, जो टैरिफ है वो यहाँ पे रिड्यूस है वो होनी चाहिए इंडिया के अगेंस्ट। फिर लेबर कोड्स के बारे में है कि 29 कुछ कॉलोनियल एरा के यहाँ पे लॉज हुआ करते थे लेबर सेक्टर के अंदर में, कुछ आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के बाद के लॉज थे उनको कोडिफाई किया गया है 4 कोड्स के थ्रू में। तो इन 4 कोड्स के अंडर में इंडिया का जो लेबर फोर्स है उसका वर्किंग कंडीशन कैसा रहेगा? तो वर्किंग कंडीशन आप देखिए कि बेटर रहेगा। यहाँ पे लेबर कोड्स के थ्रू जो फॉर्मलाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट का जो फॉर्मलाइजेशन है उसको इम्प्रूव किया गया है, उसको बूस्ट है वो किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी ये बूस्ट करेगा। बट कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिसमें कंटिन्यूस यहाँ पे
कंसर्न है, कुछ ऐसे भी एरियाज हैं लेबर के रिगार्डिंग जहाँ पे कंसर्न्स हैं वो रही हैं। कुर्दिस्तान के बारे में है, कुर्दिश पीपल्स का जो प्लेस है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया के अंदर में है। तो कुर्दिश का जो आप देखिए कि कुर्दिश जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं जिनको कि यूएस के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, अब वहाँ पे सीरियन फोर्सेज उनके एरिया को कैप्चर करना चाहते हैं, उनके कंट्रोल में उसको सेटअप करना चाहते हैं। कुर्दिश फोर्सेज का यहाँ पे डिमांड है कि उनकी कंट्रोल के एरिया को वो एज ए ऑटोनोमस एरिया के रूप से कवर करेंगे और उन्हीं के द्वारा उसको कंट्रोल है वो किया जाएगा। तो ये 2024 के समय जब से सीरिया में न्यू पॉलिटिकल जो डोमेन पावर में आया है, जब से ये कंटिन्यूस यहाँ पे एक डिस्कशन और कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है। तो ये सीरिया के बारे में है जिसका लोकेशन हम काफ़ी बार देख चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एसिड अटैकर्स के बारे में है, जो पर्सन एसिड अटैक किया करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जाए, ऑक्शन किया जाए और उससे जो पैसा मिले वो विक्टिम को यहाँ पे पे है वो किया जाए। कुछ दिनों से आप देखिए कि लास्ट मंथ के दौरान में भी हम रीड किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस इश्यू किया था कि किसी भी पर्सन के ऊपर में एसिड अटैक होता है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल भी और आप देखिए कि जो पब्लिक हॉस्पिटल है वो उसको यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उसको समय के साथ में कंपनसेट है वो किया जाए अथॉरिटीज के द्वारा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो नाराजगी है उसको व्यक्त किया था नवंबर मंथ के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के आप देखिए कि ये यहाँ पे कंगारू के बारे में है। कंगारू जो कि पहले इनका जो बॉडी मास है वो लार्जर नंबर में हुआ करता था और कंटिन्यूस जिस तरीके से इनका जो मूवमेंट है उसके बारे में यहाँ पे एनालाइज किया गया है। बेसिकली आप देखिए कि ऐसे जो एनिमल्स जो कि अपना जो चाइल्ड है जिसको कि एक एनवलप जो इनका बॉडी के अंदर में हुआ करता है उसके अंदर में वो चाइल्ड को रख लिया करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला करते हैं? क्योंकि 2022 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि क्या इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, तो इनको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ऐसे एनिमल्स को क्या बोला करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन और यूरोप और यूएस के बारे में यहाँ पे है, तो बेसिकली आप देखिएगा एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है यूओ और यूएस का जो डिस्कशन। हमास के पर्सपेक्टिव से है कि हमास ने अपने रोल के बारे में यहाँ पे आने वाले समय में जो डिसआर्मामेंट का जो टॉक्स है तो अपने रोल के बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया है कि उनका रोल है वो क्या रहेगा। रशिया के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने बेसिकली यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट के लिए वो विजिट करेंगे जो कि लार्जर रशिया के कंट्रोल के अंदर में। और टिकटॉक के बारे में है जो कि चाइनीज कंपनी है, यूएस अथॉरिटीज ने वहाँ पे उनके साथ में एग्रीमेंट है वो साइन किया है। ट्रम्प के द्वारा आप देखिए कि जो टैरिफ है वो इंक्रीज हो सकता है कि जो साउथ कोरिया है उसके अगेंस्ट में। और यूएस और ईरान के जो यहाँ पे जो डिफरेंसेज हैं उनके बारे में कहा गया कि जो ईरान है अगर वो टॉक चाहता है तो वेस्ट एशिया के अंदर में जो टॉक्स हैं वो हो सकती हैं, पीस यहाँ पे हो सकता है। तो ईरान और यूएस के बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक